Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the second part of the anti-hypertensive drugs. फर्स्ट पार्ट ऑफ एंटी-हाइपरटेंसिव ड्रग में हमने देखा था कि उसका क्लासिफिकेशन देखा था, हाइपरटेंशन क्या होता है, एंटी-हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन में बहुत सी हमने ड्रग देखी थी। उसके अलावा हमने कैल्शियम ब्लॉकर को देखा था, ठीक है। उसके दौरान बताया था आपको डायरेटिक्स जो थी वो हम पढ़ चुके हैं और वो आप पहले पढ़ लिए होंगे डायरेटिक्स। उसके अलावा एसी इनहिबिटर्स भी मैं आपको पढ़ा चुका था, तो मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर आज मैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी 81 रिसेप्टर ब्लॉकर को डिस्कस करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, ये हमने आपको एंटी एडिनर्जिक ड्रग में पढ़ाया था, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर में यानी पेरिफेरल अल्फा एंटागोनिस्ट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो पैरासिन टेराजोसिन मैंने आपको एंटी एडिनर्जिक पढ़ाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि बार बार रिपीट करना से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो बचा आपका अल्फ़ा बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, ये इतना पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है एंटी हाइपरटेंसिव के लिए। फिर सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक की बात करें तो मैं आज ये डिस्कस करूँगा। और बेसोलेटर भी मैं आपको CHF में पढ़ाया था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में ड्रग पढ़ाई थी, तो उसमें बता सकता हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर यानी कि लोसर्टेंस, और दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लोनिडीन यानी कि सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक या सेंट्रल एक्टिंग अल्फ़ा एगोनिस्ट, ठीक है। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं हम। लोसर्टेन यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स A1 ब्लॉकर, ठीक है। बिफोर मैं ये स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा देखा बैकग्राउंड तैयार करूँगा चाहूँगा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था जब आपको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की साइकिल पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में बनता है, एंजियोटेंसिन सेकंड के कारण बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन होते हैं, इसके अलावा एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, साथ में बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड था वो एक रिसेप्टर पे एक्ट होता है, जैसे हम 81 रिसेप्टर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कहते हैं, उसको वो एक्ट होगा, उस पर जाके बाइंड होगा और उसे एक्टिव करेगा। और जब 81 रिसेप्टर यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा तभी उसके सब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होती हैं, चाहे हम बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें, सोडियम वाटर रिटेंशन की बात करें या फिर एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन की बात करें। जब तक 81 रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते बाय द एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। तो यह ड्रग क्या करती है, लोसर्टेन उस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं हो पाता है और उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। जब उसे एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो उसके जितने रिस्पॉन्स होंगे वो सब प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो ये हुआ इसका बैकग्राउंड। मैं स्टार्ट करता हूँ। लोसर्टेन इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। इट इज ए कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर। 81 रिसेप्टर पे कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट काम करते हैं। कम्पिटिटिव मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, डिपेंड अपॉन द कंपटीशन, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा वो जाके कंपटीशन जीतेगा, वो रिसेप्टर जाके इंटरेक्ट हो जाएगा। दो रिसेप्टर मतलब जिसकी कंसंट्रेशन अगर एंजियोटेंसिन सेकंड की ज़्यादा होगी और लोसर्टेन कम होगी तो एंजियोटेंसिन सेकंड जाके रिसेप्टर पे इंटरेक्ट हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर लोसर्टेन की कंसंट्रेशन रिसेप्टर पे ज़्यादा है, रिसेप्टर के चारों तरफ, तो लोसर्टेन बाइंड होगा लेकिन एंजियोटेंसिन सेकंड बाइंड होगा। दिस इज द कॉल्ड अ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, इट इज एक्ट ऑन 81 रिसेप्टर ऑफ एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन की 81 रिसेप्टर पे बाइंड होता है या एक्ट होता है एंड इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है उसकी बाइंडिंग जो होती है 81 रिसेप्टर को उस पर नहीं होने देता है, इनहिबिटेशन कर देता है, रोक देता है। दिस रिजल्ट सप्रेस द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड, जिसकी वजह से क्या होता है एंजियोटेंसिन सेकंड के जितने भी एक्शन होते हैं वो सब सप्रेस हो जाते हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर बीपी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हायर बीपी के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इट ब्लॉक द ऑल ओवर एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड सच एज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड एल्डोस्टेरोन सिक्रेशंस। जितने भी एंजियोटेंसिन सेकंड के रिस्पॉन्स है सबको ये ब्लॉक कर देते हैं। ना ही वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ना ही सोडियम वाटर रिटेंशन होगा, ना ही एल्डोस्टेरोन होगा। यानी कि इंडायरेक्टली क्या हो गया कि वाटर जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले जितने पैरामीटर थे सब क्या हो गया, ब्लॉक हो गए। इट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बाई रिड्यूसिंग द टोटल पेरी रेजिस्टेंस एंड ब्लड वेसल्स।
मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो ब्लड वेसल्स का होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी यहाँ पे कम हो गया है, साथ में जो वेसो कंस्ट्रक्शन था वो भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो आसानी से होगा और ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड इज द दे आर डिफरेंट फ्रॉम एसी इनहिबिटर बिकॉज दे डू नॉट इंटरफियर द डिग्रेडेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन इन द ब्लड। जैसे हमने देखा था एसी इनहिबिटर्स हमने पढ़ी थी, तो एसी इनहिबिटर्स बेसिकली क्या कर रही थी, जो ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन कर रही थी, यानी काइनेज फर्स्ट को ब्रेकडाउन कर रही थी, और काइनेज फर्स्ट का ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन कर रहे थे, ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन कर रहे थे, और ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन की वजह से क्या हो रहा था कि एंजियोडेमा और कफ जैसे सिम्टम्स इंड्यूस हो रहे थे, यानी कफिंग हो रही थी उन पेशेंटों को, एंजियोडेमा हो रहा था, ये इसके साइड इफेक्ट थे। लेकिन अगर हम लोसर्टेन देते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके कारण कोई भी तरह का ये ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन को इंटरफेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कफिंग और एंजियोडेमा जैसी प्रॉब्लम इसके कारण नहीं हो पाती है। या हम ये कह सकते हैं एक तरह से जब ये कफ और एंजियोडेमा जब ये नहीं करेंगे तो एसी इनहिबिटर जो हैं वो हम अस्थमेटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि अस्थमा में क्या ऑलरेडी क्या होता है, कफिंग जैसी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो सकती है अस्थमा पेशेंट को लिए। तो अस्थमा पेशेंट को एसी इनहिबिटर की जगह हम क्या सकते हैं, लोसर्टेन यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कफिंग इंड्यूस नहीं होती है। इसके अलावा बात करें एडीएमई की, तो ईजिली ऑब्जर्व फ्रॉम द ओरल रूट से आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं। बट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लोसर्टेन इज नॉट अफेक्टेड बाय द फूड। यहाँ पर लोसर्टेन का फूड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एब्जॉर्प्शन में, जबकि कैप्टोप्रिल यानी कि एसी इनहिबिटर का पड़ता था। एसी इनहिबिटर आप देखेंगे प्रीवियस आपको कंपेयर करते हुए पढ़ना, तो कंपेयर करते हुए आपको आसानी से याद रहेगा एसी इनहिबिटर लोसर्टेन को या 81 रिसेप्टर ब्लॉकर को कंपेयर करते हुए पढ़ना। जब एसी इनहिबिटर आप देखेंगे तो उसके एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा था, फूड की तरह इफेक्टेड हो रहा था, इसलिए उसे एम्प्टी स्टमक देते हैं, यानी कि खाली पेट बिफोर मील देते हैं। जबकि इसका लोसर्टेन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फूड पर, वो आसानी से ऑब्जर्व, फूड के इंट्रैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड। जबकि कैप्टोप्रिल या फिर एसी इनहिबिटर नहीं ऑब्जर्व हो रहे थे, और साथ में एंटासिड का भी उन पर इफेक्ट पड़ता था। इस पर ना ही एंटासिड का कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही वो आपके फूड का कोई इफेक्ट पड़ेगा। इट इज मेटाबलाइज इन लीवर, एसिड थ्रू द यूरिन, मेटाबलाइज लीवर में होते हैं और यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इट कैन कॉज हाइपोटेंशन, हाइपोकैलेमिया एंड जीआईटी डिस्कम्फर्ट में भी प्रोड्यूस। हाइपोटेंशन, हाइपोकैलेमिया ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, और जीआईटी टेंशन, जीआईटी डिस्कम्फर्ट भी कभी कभी हो जाता है, मतलब क्या इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, लोसर्टेन इज फियोपैथिक पोटेंशियल लाइक एसी इनहिबिटर। जैसे एसी इनहिबिटर क्या करते थे, फीटल की डेथ को कर रहे थे, फीटल के डेवलपमेंट को प्रॉपर तरीके से रोक रहे थे, जैसे फीटल की डेथ हो जाती है उसी तरीके से लोसर्टेन क्या करते हैं, ये जो फिटोपैथिक पोटेंशियल होता है, यानी कि फीटस का जो डेवलपमेंट हुआ था मदर की यूट्रस में, उसको डेवलपमेंट को वो इनहिबिट करते हैं, तो इसलिए उसको डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं, और उसके कारण फीटल की डेथ भी हो सकती है यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से क्या आता है, इट इज़ नॉट गिवन बाय ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम में हम ना ही लोसर्टेन देंगे, यानी कि 81 रिसेप्टर ब्लॉकर भी नहीं देते हैं, और साथ में एसी इनहिबिटर जैसी ड्रग भी नहीं देते हैं इन द टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए दो टाइप की ड्रग अवॉइड करी जाती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो अवॉइड द हाइपोटेंशन एंड हाइपरकैलेमिया पेशेंट। हाइपोटेंशन को तो वैसे देंगे ही नहीं, साथ में हाइपरकैलेमिया पेशेंट होगा उसको भी नहीं देंगे, क्योंकि दोनों ये चीज़ें कॉज करते हैं इन कंडीशन में। यूज़ की बात करें तो यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, इन द मैनेजमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज़ होते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं, और साथ में ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब है कि डायबिटिक कंडीशन में जो आपके नेफ्रोपैथी, डायबिटिक कंडीशन जो नेफ्रॉन्स से वो डैमेजिंग होती है, नेफ्रॉन्स की जो डैमेज हो रहे हैं, इसके अंदर देखा गया है कि ये नेफ्रॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यू टू द ग्लूकोज। हाइपरग्लाइसीमिया के कारण जो नेफ्रॉन डैमेज हो रही थी, उन डैमेज को प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, इसलिए इसे ऐसे डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी यूज़ करते हैं। ये अभी करंट में देखा हुआ एक इसका एक्शन है, अब ये क्यों करते हैं ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये यूज़ किया जा रहा है ऐसे डायबिटिक न्यूरोपैथी में, क्योंकि नेफ्रोपैथी में, क्योंकि नेफ्रॉन्स को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका लोसर्टेन यानी कि 81 रिसेप्टर ब्लॉकर। अब हम नाउ कम टू द सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक यानी कि सेंट्रल एक्टिंग अल्फा एगोनिस्ट एजेंट्स में, जिससे हम बात करेंगे क्लोनिडीन की। क्लोनिडीन इज ए सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स, इट एक्ट ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एजेंट्स। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा जो आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि एडेनोसिन रिसेप्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा रिसेप्टर और एक बीटा रिसेप्टर्स, ध्यान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अल्फा रिसेप्टर दो टाइप के थे, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ठीक।
अल्फा 1 कहाँ प्रेजेंट था? आपका पोस्ट सिनेप्टिक साइड में, यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक साइड यानी कि सिनेप्सिस के बाद में जो इफेक्टर ऑर्गन्स है उसमें प्रेजेंट था। कौन सा? अल्फा 1। और अल्फा 2 कहाँ प्रेजेंट था? अल्फा 2 बेसिकली प्रेजेंट था आपका जो आपकी प्री सिनेप्टिक साइड थी उसमें प्रेजेंट था। ठीक है, अल्फा 2 कहाँ था? प्री सिनेप्टिक साइड में। और अल्फा 1 कहाँ था? पोस्ट सिनेप्टिक साइड में। जैसे हमको फिगर में समझा सकता हूँ, एक मिनट रुकिए, जस्ट 2 मिनट्स। अल्फा 1 ये क्या है? अल्फा 1 कहाँ पर प्रेजेंट है? अल्फा 1 इफेक्टर सेल से प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अल्फा 1 प्रेजेंट है। और अल्फा 2 कहाँ प्रेजेंट है? अल्फा 2 ये है, दैट इज़ द प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग। ये क्या? प्री सिनेप्टिक, ये क्या बीच में क्या पोर्शन है? ये क्या? सिनेप्सिस है। सिनेप्सिस से पहले वाला पोर्शन क्या होगा? प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग हो गया। और बाद वाला क्या हो गया? पोस्ट सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग हो गया। तो प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग पे कौन प्रेजेंट होता है? अल्फा 2। और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग पे कौन प्रेजेंट होता है? अल्फा 1। अब ये जो कोलिटीन ड्रग है वो किससे इंटरेक्ट होती है? अल्फा 2 के साथ में। एक मिनट देखिए, ये ड्रग किसके साथ होगी? अल्फा 2 के साथ इंटरेक्ट होगी। अब इस अल्फा 2 के रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है, जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये नॉरएड्रेनालिन जो रिलीज़ हो रहा था, नॉरएड्रेनालिन जो रिलीज़ होता है उसको ये क्या कर देता है? रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ये क्या करेगा? रोक देगा। ये नॉरएड्रेनालिन का रिलीज़ है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब नॉरएड्रेनालिन का रिलीज़ कम हो जाएगा तो रिलीज़ कम होने की वजह से क्या होगा? ये रिलीज़ कम होगा तो इसकी जितने इफेक्टर सेल्स जो इफेक्ट होंगे वो भी कम प्रोड्यूस होंगे, यानी कि नॉरएड्रेनालिन में आपने देखा था कार्डियक आउटपुट ज़्यादा बढ़ा देते हैं और हार्ट की कॉन्डक्टिविटी रेट को बढ़ा देते हैं, बेसो कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। तो ये सभी तरह के सिम्टम्स क्या करते हैं? सप्रेस हो जाएंगे। जब सप्रेस होंगे तो ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट कम होगा, बेसो कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसलिए इसे हम ब्लड प्रेशर में बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मोड ऑफ एक्शन आप देखेंगे, आप क्लियर हो गया होगा। इट एक्ट ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर्स और एट ए प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग। प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग पे जो अल्फा 2 रिसेप्टर है उस पर जाके एक्ट होते हैं। इट एक्टिवेट द अल्फा 2 रिसेप्टर एंड डिक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, यानी मतलब नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग। अल्फा 2 रिसेप्टर को ये एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज़ होता है प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग से वो आपका कम हो जाता है। प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम की प्री सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग से नॉरएड्रेनालिन का रिलीज कम हो जाता है। दिस रिजल्ट डिक्रीज द लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन ऑन पोस्ट सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग एंड डिक्रीज देयर इफेक्ट, जिसकी वजह से पोस्ट सिनेप्टिक नर्व सेंडिंग पे यानी कि रिसेप्टर्स ऑर्गन्स पे या फिर अल्फा 1 रिसेप्टर पे इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट भी होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, वो कम होती हैं, डिक्रीज देयर इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। जैसे फार्मूला एक्शन की बात करें, इट डिक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन इन द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ये नॉरएड्रेनालिन के रिलीज़ को सिंपैथेटिक सिस्टम में कम कर देते हैं। इट डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, टोटल फेल रेजिस्टेंस, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, टोटल फेल रेजिस्टेंस को बेसो कॉन्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। दिस रिजल्ट फॉल इन द ब्लड प्रेशर। इट आल्सो इंक्रीज द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन रिलीज को बढ़ा देती है। ये आपको मैं क्लियर कर दूँ, जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम सप्रेस होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम कम स्टिमुलेट होता है, उस टाइम हमारे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे जब सोते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, कहते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि सोते समय हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाता है और पैरासिम्पैथिक सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि पैरासिम्पैथिक सिस्टम रिलेटेड टू द डाइजेशन एंड रेस्ट और सिंपैथेटिक सिस्टम रिलेटेड टू द फाइट मोड में, मतलब कि जागते समय जो काम करता है वो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। यानी सिंपैथेटिक सिस्टम मोर एक्टिव कब होगा? जब आप जागेंगे, और पैरासिम्पैथिक मोर एक्टिव कब होगा? जब आप तो कुछ खाएंगे या फिर सोएंगे। तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है और सिंपैथेटिक सिस्टम कम इनएक्टिव होता है, उस कंडीशन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। साथ में क्या होता है कि डिक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिक्रीशन, और अगर सिंपैथेटिक सिस्टम कम एक्टिव है तो उस कंडीशन में क्या होता है? इंसुलिन का सिक्रीशन भी कम हो जाता है। जब नॉरएड्रेनालिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो इंसुलिन सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा। जब नॉरएड्रेनालिन कम रिलीज़ होगा तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएंगे और नॉरएड्रेनालिन कम हो जाएगा। ठीक, इट प्रोड्यूसेस सम सेडेशन जैसी भी कंडीशन होती है, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम डिप्रेस होने की वजह से। साथ में क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है, ये ट्रांसो इनहांस द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ये प्रोमोट कर देते हैं, यानी कि एंटीकोलिनर्जिक जैसा भी काम करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि ये भी कुछ हद तक जो आपका एसिटाइलकोलिन है उनको रिलीज़ को भी कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी भी इनके साथ में होती है।
अब मैं बात करता हूँ एडीएमई की, तो इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी रूट्स। जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मेटाबोलाइज लिवर में होते हैं। सिंपल जैसे मेटाबॉलिज्म है वैसे ही मेटाबॉलिज्म हो जाएगा लिवर में, और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्लोरीन कॉज डिप्रेशंस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, सेडेशन, ये प्रोड्यूस होते हैं क्लोरीन कांड। और इट में भी कॉज कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ ऑन नोज एंड आइज़। ये मतलब कॉन्स्टिपेशन और ड्राइनेस माउथ, नोज, आई में भी प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि इसमें एंटीकोलिनर्जिक या सिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक, इंट्रैक्शन की बात करते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या क्लोरोप्रोमाजीन अगर दिया जाए, जिसको हम क्लोडीन दे रहे हैं, तो क्लोडीन का जो एंटी हेपेटाइटिस रिएक्शन है वो आपका एबॉलिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, प्रोबली बाई ब्लॉकिंग ऑफ अल्फा रिसेप्टर ऑन द क्लोडीन एक्ट। जिस रिसेप्टर पे क्लोडीन एक्ट होता है, यानी कि अल्फा 2 रिसेप्टर, उस अल्फा 2 रिसेप्टर को ये इतने ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और क्लोरप्रोमाजीन क्या होते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, क्लोरीन का एक्शन जो होता है वो क्या होता है, सबॉलिश हो जाता है, यानी कि सप्रेस हो जाता है। इसलिए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या क्लोरोप्रोमाजीन जो पेशेंट ले रहा हो उसको क्लोरीन ना दें, या क्लोरीन जो ले रहा है तो उसको ये डर दें। तो दोनों के इंट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, क्लोरीन का इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, यूज़ की बात करें तो यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ओपियाइड विड्रॉल थेरेपी में यूज़ करते हैं। ओपियाइड मतलब है कोई मॉर्फिन जैसे कंपाउंड को लेता है, जिससे ओपियाइड रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। तो मॉर्फिन जैसे कंपाउंड्स को छोड़ने के लिए, जैसे मॉर्फिन जैसे कंपाउंड यानी कि ड्रग्स हैं, वो आपको वो मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस या नार्कोटिक सब्सटेंस को भी अगर वो छोड़ता है, विड्रॉलिंग करता है, तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, और वो सिम्टम्स हार्मफुल होते हैं। तो उन सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए क्या है कि हम इसका क्लोडीन का यूज़ करते हैं। क्लोडीन क्या करते हैं, सिंपैथेटिक, क्योंकि मेन क्या होता है कि जब ओपिएट को विड्रॉलिंग करते हैं तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को सप्रेस करने के लिए क्लोडीन का यूज़ किया जाता है। जिसके कारण क्लोडीन की वजह से क्या, क्लोडीन की वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से सिंपैथेटिक डिप्रेशन होगा, और जो विड्रॉल करने के लिए जो ओपिएट विड्रॉल करते हैं उस टाइम जो आपके सिम्टम इंड्यूस होते हैं वो सिम्टम इंड्यूस नहीं होंगे। साथ में क्लोडीन आल्सो फैसिलिटेट अल्कोहल विड्रॉल एंड स्मोकिंग और अल्कोहल भी कोई लॉन्ग टर्म से बहुत टाइम से ले रहा है, अगर वो भी विड्रॉल करेगा तो उससे जब विड्रॉल वो करते हैं तभी भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं, जो साइड इफेक्ट आते हैं, उनको सप्रेस करने के लिए हम क्लोडीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ में ये भी देखा गया है कि क्लोडीन हैज़ बी यूज टू कंट्रोल लूज मोशन ड्यू टू द डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक जब न्यूरोपैथी हो जाती है, नर्व्स का कंट्रोल नहीं होता है, उस ड्यूरेशन में क्या देखा गया है कि कंटिन्यू लूज मोशन हो रहे हैं डायबिटिक कंडीशन में, तो उसको कंट्रोल करने के क्लोडीन दिया जाता है। तो क्लोडीन के अंदर कुछ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी होता है, और साथ में सिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से आसानी से जो आपका लूज मोशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके यूज़ हुए तो बेसिकली क्लोडीन के, और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि किसी वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उससे शेयर कीजिएगा, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट स्टेप के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।